बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। सियासत में काफ़ी हलचल है। एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर हमला हुआ और आज उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रियासत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत जो है वो इस दाग को धो नहीं पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो कल हमला हुआ उन पर और जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो पुलिस कह रही है, जो एनी शाहिद कह रहे हैं, वो जो है वो उसकी कड़ियाँ आपस में नहीं मिल रही कि चार ख्वाजा सरा जो है वो आते हैं, छीना झपटी होती है बकौल रऊफ़ साहब के, और फिर जो है उनके ब्लेड मारा जाता है और उनका टारगेट जो है उनका गला था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये हमला उसी दिन क्यों होता है जब रऊफ़ साहब और शुएब शाहीन साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक जो है दरख्वास्त दायर होती है कोर्ट में, और उसी दिन शाम को ये हमला भी हो जाता है। बहरहाल ये सवाल हैं। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की और तहरीक-ए-इंसाफ की रकाबत जो है वो बढ़ चुकी है, मामलात फ़ाइनल हो चुके हैं और मौलाना साहब जो है तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलने को तैयार हो गए हैं और ये मुश्तरका एक जो है वो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है और एक लाए अमल के तहत जो है वो चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि आज रऊफ़ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने क्या कहा। ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। ये तो जो ज़ख्म है ये माइल हो जाएगा, ये ज़ख्म शायद नज़र भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे ज़ख्म है, वो ऐसे घाव हैं जो माइल नहीं होंगे। आप इस सारे चक्कर में नाकाम हो गए हैं, आपने बदनामी कमाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मुंतखेल साहब, उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। कादर भाई, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने का। और इसके साथ साथ जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। रन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा पहले। सर, आप गवर्नमेंट हैं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हमला होता है कल, चार ख्वाजा सरा जो है वो अटैक करते हैं। जो वीडियो जो फुटेज सामने आई और जो एनी शाहिद कह रहे हैं कि शायद किसी बात पे तकरार हुआ और फिर जो है वो ब्लेड से हमला किया गया। अगर कोई उनका टारगेट था गला, जैसे वो कह रहे हैं गला के पे हमला करना था या उन्हें नुकसान पहुंचाना, तो फिर एक छोटा सा ब्लेड क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सब ने रऊफ़ हसन साहब के साथ जो वाक़या हुआ उसको कंडेम किया और बल्कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करें, जो उनकी चोट है वो रिकवर हो और वो बेहतरी की तरफ आएँ। लेकिन बात ये है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और मैं कहूँ कि ये रियासत ने की है, ये फ़लाने ने की है, ज़िले शाह की हलाकत हो जाए और पूरे पाकिस्तान में आप बलबला बनाएं कि ये जो है PMLN का किया हुआ और बाद में पता चले कि वो आप ही की वर्कर की गाड़ी के नीचे उसका हादसा हो जाए, तो ये एक देखें, मैं समझता हूँ बड़ा ख़तरनाक रास्ते की तरफ PTI चल चुकी है। सब कंडेम करते हैं, हम समझते हैं कि रियासत के अंदर पुलिस जो है उसका फ़र्ज़ है कि वो इसकी तय तक पहुंचे। पूरी कौम ने वो CCTV देखी। अब आपके साथ एक हादसा होता है, सब उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, आपके लिए दबागो हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस पर सियासत कर रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अवाम जो पहले ही आपने पोलराइज किया हुआ अपने प्रोपेगेंडा के तहत, उधर मजीद आप जो है वो नफरत की सियासत कर रहे हैं, पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। तो ये निहायत ही अफसोसनाक बात है और इस जमात की तारीख है। इस जमात की तारीख है कि ये झूठ की बुनियाद पे प्रोपेगेंडा करती है, चाहे वो साइफर का मामला हो, चाहे मीर जाफर मीर सादिक के नारे हो, चाहे अपनी गिरफ्तारी हो और आप पेट्रोल पंप, चाहे आपको जब आपके साथ वो हादसा पेश आता है जब फायरिंग हुई थी, आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने मेडिकल नहीं कराया और कहा मुझे गोलियां लग गई, तो वो भी प्रोपेगेंडा। अभी आप कहते हैं बुशरा बीबी को कोई जहर देने लगा है। अब इनकी सियासत इसी तरह के इल्जामात के ऊपर आ गई है कि ये कहें कि ये हमें मारना चाह रहे हैं, ये हमारे पे हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि यही वजूहात हैं कि आज PTI जहां खड़ी है, इन्हीं वजूहात की वजह से खड़ी है, लेकिन ये कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे। इनको चाहिए, अगर हादसा हुआ है, अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे मानना चाहिए एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो तहकीकात कर रहे हैं उसका इंतजार कर लें कि जब एविडेंस कल FIR करवाइए, फिर आज FIR जो है वो मुस्तरद कर दी। किन्होंने? जो रऊफ़ साहब ने जी, कल FIR हुई और आज उन्होंने कहा जी कि FIR सही नहीं हुई, गलत हो गई। देखें, अब इशू ये है कि एक पूरी कौम ने देखा कि CCTV में कौन है। आप कहें कि मैंने FIR कटवानी है जी प्राइम मिनिस्टर पे,
या मैंने FIR कटवानी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, तो क्या ये इसकी कोई लॉजिक है? ये तो आप FIR के जरिए सियासत करना चाह रहे हैं ना। आप जो लोग आए जिन्होंने हमला किया उन पे FIR कटवाएं, 200 दफा कटवाएं। अब आप कहेंगे हमारा राइट है कि हम जिसके मर्जी ऊपर जो है वो FIR कटवाएं, हमारी बात सुनी। ऐसे भी नहीं है कि आपके साथ एक हादसा होता है, जो बंदा वहां मौजूद ही नहीं है, जो बंदा वहां कराची बैठा है या कोई लाहौर बैठा है, आपके साथ हादसा इस्लामाबाद में होता है, तो आप मन मर्जी अपनी सियासत चमकाने के लिए PTI से ले लें। PTI से डॉक्टर जरका ने ज्वाइन किया, सेनेटर डॉक्टर जरका। आज आप सेनेट में भी आपने खासा बयान दिया है रऊफ साहब पे भी, और जो अभी हालात चल रहे हैं, जो तफ्तीश हो रही है, कल FIR करवाई रऊफ साहब ने, उस पर जो दरख्वास्त उन्होंने लिखी उस पर उनके साइन भी मौजूद हैं और थंब इम्प्रेशन भी मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। डॉक्टर जरका क्या कहेंगे कि तफ्तीश जो है वो सही नहीं हो पा रही, या रियासत पर उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि रियासत ने ये सारा करवाया है? जी बहुत शुक्रिया। बात ये जी कि जिस पे कातिलाना हमला हुआ है उनका गला काटने की कोशिश की गई, और जिस तरह से किया गया वो रूप धार के, और वो जो हजरात थे, फिर वो वीडियो भी ले रहा था एक आदमी, और वो उन 3 लोगों को साचार तो साथ लेके गया। तो ये एक अजीब सा मामला है जिसपे कि हम तो चाहते थे, कल हमारी सेनेट में भी बात हुई थी, और हमारे जो है आजम नजीर सारड़ साहब जो हैं हमारे इस वक्त लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमें कि आज मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि क्या तफ्तीश हुई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। मसला ये है ना, पाकिस्तान में ज़बानी जमा खर्च करके काम कोई नहीं करना, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, और ये रोजाना मिसिंग पर्संस के केस, रऊफ हसन साहब पे 2 दिन पहले भी इसी किस्म का एक हमला हुआ था। वो गाड़ी में थे तो उन्होंने दरवाजा बंद किया और वो वहां से निकल गए। तो ये रोजाना की जो रविश है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। डॉक्टर जरका जो पहले वो कह रहे हैं कि हमला हुआ, उस पर रिपोर्ट नहीं उन्होंने करवाई थी पहले। देखिए, ये तो आप रऊफ हसन साहब से पूछें, क्योंकि इसकी बारीकी वही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने हमें इस बात का तो पता है कि जब पुलिस कभी FIR लिखती है, दफा कुछ लिख देते हैं, मुहर्रर अपनी जब पेन से लिखते हैं तो वो वाकयात को बदल देते हैं। मुझे भी इसका एक्सपीरियंस है, और उसके बाद फिर आपका केस कमजोर हो जाता है। अब मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता कि रऊफ हसन साहब ने जो आप कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो अभी सेनेट से निकल के पहुंची। चलें कादर मोहम्मद खैर साहब से लेते हैं। कादर साहब, आप सर वकील भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, और आपने भी सारी CCTV फुटेज देखी, वाकया भी देखा कि कैसे ख्वाजा सरार जो है वो आए, कैसे छीना झपटी हुई, कैसे ये अटैक हुआ और ब्लेड का इस्तेमाल किया गया। तो सर तफ्तीश जो है वो किस तरफ जानी चाहिए? आपने कल उन्होंने FIR करवाई रऊफ साहब ने, और आज उसी FIR को उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। देखिए, पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ सियासी लोगों के साथ, रहनुमाओं के साथ इस तरह के गंदे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमारी कायम मकाम चेयरपर्सन सेनेट ने उसकी मज़म्मत भी की है। डॉक्टर जरका साहिबा उसकी तस्दीक करेंगे। और दूसरी बात ये कि FIR जो है ना, वो असल में थोड़ा सा ये होता है ना मिस्टेक, कि आज जो मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सुन रहा था कि कमीशन बनना चाहिए। यहाँ इस चीज़ में कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना केस खराब करने के बराबर होगा अगर कमीशन का मुतालबा मान लिया जाए जी। अच्छा, FIR होती है, FIR चाहे पुलिस की मुद्दत में हो, चाहे रऊफ हसन साहब की मुद्दत में हो, या XYZ की मुद्दत में, वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। तो उसके अंदर जब आप दलाइल देंगे, सबूत देंगे, वीडियो ऑडियो देंगे वगैरह वगैरह, तो उससे फिर वो मुल्जिमान की तरफ रुख तयन करेंगे, चाहे उसमें आपका नाम हो, मेरा नाम हो, या किसी XYZ का नाम हो। लेकिन पहले दिन किसी का नाम लेके भी मैं ये कहता हूँ कि वो तस्दीक के बगैर सबूत के वो भी खराब करने के बराबर है। जैसे मोहतरम राना साहब ने बताया था कि अगर आप उसमें मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म का नाम लिखना चाहें, तो वो भी बगैर सबूत का आप डालेंगे, तो कल का जब चार्जशीट जमा होगा तो उसमें वो निकल जाएगा। तो दोबारा मैं कहने का मकसद है, कानून की तालिब इल्म के हिसाब से FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसको आप एक अदबी शक्ल न समझे। जब मजीद दलाइल आएंगे तो इसका कहीं भी जाए, मिसाल के तौर पे 5 लोगों का आपने लिखा, तो वो 5 से 10 भी हो सकते हैं, 5 से 20 भी हो सकते हैं।
और 5 के 5 नाम बदल करके कोई और भी हो सकता है, ये तो तफ्तीश के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन उसकी तफ्तीश बेहतर होनी चाहिए। और मैं ये सवाल करूंगा, ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है कि इसमें FIR की या कोई कमीशन से इसका मसला किया जाए। इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है, हर जगह पे CCTV मौजूद है, और इस गली से निकल के अगले गली में भी कैमरे लगे हुए। अगले में तो मुलजिमान कहाँ से आया, इसी शहर से है या दूसरे शहर से है, कौन सी गाड़ी में है, कौन से मकान में गए। तो ये 2 मिनट का काम है। CCTV या सेफ सिटी की जो कंट्रोल रूम है उसमें सारी चीजें मौजूद होती है। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत सारे लोगों के घरों के सामने भी कैमरे लगे होते हैं, वहां से भी ये गाड़ी मुलजिमान गुजरे तो पता चला जा सकता। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चुप नहीं सकता है किसी तौर पे ये मुलजिमान, क्योंकि ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई बलूचिस्तान का देहात नहीं है, न वजीरिस्तान है कि वहां पे कोई कैमरे हैं, न कोई लोग है। तो ये आसानी से पता चल जा सकता है। और मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि थोड़ा सा सब्र तामुल से, सब्र करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, तभी जो है वो मुलजमान ट्रेस होंगे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर ज़रका जो है वो बताइएगा, अभी हमाद अजहर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि अपना बानी तहरीक इंसाफ ने पैगाम दिया है कि सब कुछ ठीक हो गया, सारे लोग बाहर आ जाएं। और फिर जब पुलिस पहुंची तो वो वहाँ से पेशावर रवाना हो गए। तो क्या कोई डील हो रही है या कोई लोग जो रुपोश हैं वो वापस आ रहे हैं? ये तो जी हमाद अजहर साहब भी बता सकते हैं। डील तो आपको पता है, डील इमरान खान साहब तो इस किस्म की कोई डील अगर उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है कि उन्होंने कहा जी कि सब कुछ ठीक है, वापस आ जाएं, सारे लोग बाहर आ जाएं। देखिए जी, इमरान खान का साहब का नाम तो हर आदमी जो अपने आप को लीडर बनाता है वो लेता है। तो इसके बारे में हम जब तक खान साहब के मुंह से ना सुने, यहाँ पर 100 कहानियां और जो इसका मतलब है हमारे तो झूठ बोल रहे हैं और कहानी घड़ रहे हैं। आप मुझे नहीं पता, आपसे मैं सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ। इस वक्त मैं तो अभी सफर से पहुंची हूँ, तो मैं इसकी पहले तहकीक करूंगी कि क्या असलियत है। वैसे तो सबको निकल आना चाहिए क्योंकि हम भी यहीं पे हैं। तो इल्जाम देखे ना, जब रऊफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि रियासत पे जो है वो बड़ा दाव लग गया है और बड़ा दाग है रियासत पे, ठीक है, एक हमला होता है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, राना साहब ने मजम्मत की, कादर साहब ने मजम्मत की, लेकिन बगैर सबूत के ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक दुरुस्त है? बगैर सबूत के देखिए, बात ये होती है कि आप जब केस की तफ्तीश करते हैं, जाहिर है रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ है, वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि किसने उन पे हमला किया है, क्योंकि जो उन पे गुजर रही है, जिस तरह से वो जिन हालात से गुजर रहे हैं, वो खुद ही बता सकते हैं। हम तो उसके, लेकिन जब उन्होंने एक बात कही है तो उस पर कोई दलील होगी, वो खुद ही बताएंगे कि क्या वजह है उसकी। और सबको पता है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो किसी तरह भी मुल्क के फेवर में नहीं है। इस वक्त मतलब तहरीक इंसाफ का हर लीडर जो है उसकी अपनी बात है, अपना ही बयान है और अपनी ही पॉलिसी है। राना साहब आप बताएं सर, अब तो चले रऊफ साहब की जो है वो तहकीकात हो रही हैं, इंक्वायरी हो रही है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, मौलाना साहब क्यों इतना करीब आ रहे हैं? जो पहले मौलाना साहब के बयान देखें रिगार्डिंग इमरान खान साहब के ऊपर जो यहूदी लाबी और ये सारे जो है वो सारी चीज़ें होती रही, और खान साहब जो मौलाना पर अटैक करते रहे, उसके बाद जो है वो मौलाना और तहरीक इंसाफ का जो है आपस में मिलना कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया तो अब वो रिएक्शनरी हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। देखें, अगर जिस चीज़ पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि KPK में उनको सीटें नहीं मिली, वहाँ तो वही लोग हैं, PTI वाले ही बैठे हुए हैं जो उनका अगर मैंडेट चुराया गया है तो PTI ने चुराया, तो उन्हीं के साथ मिलके वो तहरीक चलाना चाहते हैं या कोई एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं। तो इसकी लॉजिक की समझ नहीं आती। समझ यही आता है कि क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको हिस्सा अवाम ने नहीं दिया पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जो है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद में सियासत की और एंड में आके अभी भी हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब एक ऐसी जमात के साथ नहीं मिलेंगे जो पोलराइजेशन, नफरत और तकसीम की सियासत को फ़रोग दे रही है। देखें, बात ये जो अभी मेरी बहन बात कर रही थी, देखें आप बिल्कुल इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन यहाँ तो एविडेंस आ गया ना
यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज आ गई, यहाँ तो वीडियो आ गई, 25 करोड़ अवाम ने वीडियो देख ली कि कौन लोग हैं, उसकी तहकीक हो लेने दें, हो सकता है उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हो जाएं, फिर वो खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या है। लेकिन आप पहले ही रियासत पे इल्ज़ाम लगा दें, आप पहले ही इदारों पे इल्ज़ाम लगा दें, आप अपनी सियासी मफाद जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपने सियासी मफाद लेना है। हर आपकी गाड़ी को कोई पीछे से मार दे तो आप उसकी भी वीडियो बना के कहेंगे कि जी ये देखें रियासत ने हमारी गाड़ी तबाह कर दी। तो ये रिवाज, इससे हमें परहेज, देखें यही बात है, आप इंतजार करें, शवाहिद आ जाएंगे, फिर आप जो मर्जी बोलें, अभी आप पहले से अपनी सियासत मत चमकाएं। तो मौलाना पे मेरे साथ कल मौजूद थे अहमद रजा साहब, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मौलाना पे कि जी वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं नहीं चाहता कि मौलाना साहब जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ मिलें, क्योंकि जो है वो मौलाना साहब जो है वो बीच चौराहे छोड़ देते हैं। देखिए ये तो मौलाना साहब को सोचना चाहिए ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो उसके जो सरबराह हैं, जिसके ऊपर पीटीआई खड़ी है, जिससे वो पहचानी जाती है आज पीटीआई, वही कह रहे हैं कि जी ये हमारा जोड़ नहीं बनेगा। तो मौलाना साहब किस तरफ जा रहे हैं? जहां ना उनको कोई वहां कबूल रहा है, तो वहां जाके मेरे ख्याल से वो अपनी सियासत को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। और वैसे भी पहले जिनको वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो यहूदी लॉबी और जो कुछ आज वो जो है वो उसके भी बयान दे रहे हैं कि उसको उसकी दलील पेश कर रहे हैं कि वो क्या उनका मतलब था। तो इस तरह उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। ये हम समझते हैं कि प्रो पाकिस्तान सियासत होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करें सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। तो उसके लिए जो है वो हमें पॉजिटिव सियासत करने की जरूरत है। कादर साहब, आप सियासतदान हैं सर, जो अभी मिलाप हो रहा है तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजल रहमान साहब का, ये कितना सर पायदार रहेगा? आप समझते हैं कि ये जो है वो आगे चलेगा या बीच चौराहे जो है वो ये हंडिया टूट जाएगी? मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त एहतियात होगा, और इस एहतियात के बीच में, एहतियात के साथ मुश्तरका जलसे में जब इनके कारकुन आमने सामने होंगे, हाँ। और फिर वो जो पुरानी नारे हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, या किसी शरारती ने जो ना वो रिकॉर्डिंग मंगा के एकदम जलसे में सुना दिया है, जो कि अभी हाल ही में चमन के जलसे में यही हुआ था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त एहतियात है। कोई बात नहीं, एक दूसरे को गालियाँ देते थे आज, लेकिन मौलाना साहब वो अभी तो 1.5 महीने पहले हमारे साथ एहतियात में थे सेनेट के इलेक्शन में, इस्लामाबाद वाले और कोयटा वाले सीट पे, और फिर बलूचिस्तान में जलसा करने से एक दिन पहले हमारे वज़ीर आला से वो मिले, और फिर वो कहते हैं ये असम्बली पूरा भीग गई, और मौलाना साहब जिसकी बेनिफिशरी पीटीआई है, उनको शिकस्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा से, और वो अपनी आबाई सीट हार के बलूचिस्तान की जिला चमन से वो सीट जीता है महमूद खान चकदी साहब के एहतियात में। और ज़ोब की सीट, मेरे आबाई इलाके की कौमी असम्बली की सीट, जहां शहीद उस्मान काकड़ साहब के बेटे खुशाल खान काकड़ फॉर्म 45 में भी जीते और 47 में भी जीते। 2 दिन बाद 47 को बदल करके मौलाना साहब के एमएनए को जिताया गया। तो मौलाना साहब को तो सबसे ज्यादा सीटें बलूचिस्तान में मिली है, उसकी अपने सूबे में तो कुछ नहीं मिला। बलूचिस्तान और पंजाब में तो पहले से उनका कक नहीं था, तो फिर वो तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे? तो चलो ये भी है, पाकिस्तान की आवाम देख लेंगे। बहरहाल ये कि इतना ज्यादा उसको सीरियस नहीं लें। अभी 1.5 महीने पहले हमारा साथ एहतियात था, तो दोबारा भी एहतियात हमारा हो सकता है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चलें, आपकी भी उम्मीद बरकरार है और हम सभी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। तो डॉक्टर ज़रका, आप बताइए कि ये इत्तेहाद जो है वो उस पर सवाल उठ रहा है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। डॉक्टर ज़रका, मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजल रहमान साहब का जो इत्तेहाद है, आप समझती हैं कि ये चल पाएगा? देखिए जी, इस वक्त जो अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, अवाम जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, महंगाई के पहाड़, एक नहीं पहाड़ दर पहाड़ उनके ऊपर गिराया जा रहा है, और IMF के नाम के ऊपर बिजली के जिस किस्म के बिल लोगों को दिए जा रहे हैं, और फिर नेत्रा रोजाना कह रही है कि अभी और बिजली का नर्ख बढ़ाएंगे 7 रुपए, प्रैक्टिकली 80 रुपए आम सारे दे रहा है 1 यूनिट के लिए। और जो महंगाई और जो जुल्म इस वक्त किसान के साथ हो रहा है, आप देखिए इस मुल्क को
आम आवाम के लिए एक मुसीबत बना दिया गया है, जबकि अशराफिया के और जो मिनिस्टर बनते हैं हर 6 महीने बाद नए मिनिस्टर बनते हैं, नए प्रेसिडेंट, नए प्राइम मिनिस्टर जो ताहयात अपने मराहत लेते हैं, बिजली के बिल फ्री, फोन फ्री, नौकर फ्री, इनके नहीं बने थे मिनिस्टर फ्री। तो ये जो एक मजे की जिंदगी जो आवाम, गरीब आवाम का खून चूस के, उनकी बोटियां नोच के जिस तरह का ये एक मुआशरा तश्कील दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम इससे सख्त नाला है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जहांदीदा और बड़े नहीं, तो डॉक्टर जरका आपको भी तो अवाम ने मौका दिया था ना, तहरीक इंसाफ के पास जो आपकी हुकूमत रही है, तो आप करती कानून साजी। और ये नौकर चाकर जो आप बता रही हैं, ये अभी राणा साहब ने सवाल उठाया कि क्या ये आपके पास नहीं थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? केपीके में नहीं है, केपीके में वजीर नहीं के अंदर भी है, वो तनख्वाहें नहीं ले रहे। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं? जरूर सवाल उठाएं। देखें, जब हमारी हुकूमत थी तो आपने हमारी हुकूमत की गलतियां 10,000, ठीक है, वो सारी खराब है। 3-3.5 साल हमारी हुकूमत हुई, ये जो 4-4 दफा हुकूमत में आए हैं, 20-20 साल, 40-40 साल से ये ऐवानों में बैठे हैं। बड़ा टाइम होता है। दूसरी दफा जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, मिस्टर 10 और मिस्टर 100%। इस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका सदर और आपकी जितनी काबीना है सारी फॉर्म 47 वाली है, इनकी कोई मैंडेट नहीं है। जाली लोग और डाकू की एक इस वक्त हुक्मरानी है इस मुल्क में। डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान की 10% आप बात अगर कंप्लीट नहीं करने देंगे तो पर्सनल नहीं होना। डॉक्टर जरका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर पर्सनल ना हो, आप बात करें पर्सनल ना हो, क्योंकि पर्सनल होने की इसमें कौन सी बात है? ये पूरी दुनिया को पता है पर्सनल कौन हो रहा है। मैं उनकी कोई जाती बात तो नहीं कर रही, मैं तो हकीकत इलेक्शन 8 फरवरी पे जो मैंडेट चोरी हुई है और जिस तरह से हो रही है, और अब जब सच बाहर निकल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ पड़ रहे हैं, इसमें पर्सनल कौन सी बात है? मौलाना फजलुर रहमान जहां कादर साहब आप रिप्लाई करेंगे इस पे? डॉक्टर जरका की प्रेसिडेंट की बात आई है तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट है, उसके साथ हुकूमत की सियासत तो खत्म हो चुकी है। मौलाना साहब की भी सियासत आखिरी दमों पे होगी अगर उन्होंने एक आम आवाम का बयानिया ना अपनाया, तो सारा मंतक इसके बीच में ये है। चलें, आपने बात की प्रेसिडेंट जरदारी की, तो मैं कादर मंदोखेल साहब से भी जो है उनका रिप्लाई ले लूँ। कादर साहब, जरदारी साहब पे जो है उन्होंने बात की है कि 10% और पता नहीं क्या क्या, मैंने तो रिक्वेस्ट की पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की तारीख में जरदारी साहब को ये एजाज हासिल है कि वो दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बने जी। और जरदारी साहब के ऊपर जितने आप इल्जामात लगा ले, वो किसी 1 रुपए के केस में सजा नहीं हुई है। आज जेल में सजा याफ्ता कौन है? चोर, चाकू, डाकू, सब कुछ हमें खुद उसमें सबूत के साथ निकल रहे हैं, खुद बाकायदा सजा याफ्ता होकर निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो फरमा रही थी, आपको IMF की जो बातें कर रही थी, आपको याद है इमरान खान साहब ने मैं IMF के पास जाऊं तो खुदकशी है करूंगा जी जी। खुदकशी क्या करना था? पीपल्स पार्टी के दौर में जो 5,000 अरब या नून लीग के दौर में 5,000 अरब दोनों मिला के 10,000 अरब 10 साल में लिए है। इन्होंने 3 साल में 24,500 अरब लिए है। और अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट देखें तो आपके सामने इनके 24,500 अरब में आप मुझे बताओ, सिवाय वो जो खाने के कौन सा खाना जो शफा खाना पता नहीं क्या उसको कहते थे, टेंट सिटी जो बनाया उन्होंने, और अंडे कटे और मुर्गियां के अलावा इनका विजन क्या था? इनका एक प्रोजेक्ट बताया। दूसरी बात ये 11 साल से ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप मुझे बता दो कि इस वक्त क्रिमिनल अगर पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? इस वक्त चोरी की गाड़ी आ रही तो कहां से आ रहा है? इस वक्त असले की स्मगलिंग हो रही तो कहां से हो रही है? इस वक्त असले के नाजायज कारखाने कहां पर है? इस वक्त उजरती कातिल कहां पर है? इस वक्त स्मगलिंग उरूज पे कहां पर है? तो ये सारी चीजें तो 11 साल में इनकी हुकूमत ही है। और फिर ये मैं नहीं कहता हूँ, उसको खुद शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि हमारा वजीर आला जो है ना वो खटक साहब करप्ट थे, और उन्हीं करप्ट वजीर आला को अगली हुकूमत में उन्होंने वजीर दिफा पाकिस्तान बना दिया है। तो आप मुझे बताओ, ये तो जबानी बातें कर रहे, हम तो दलाइल के साथ बात कर रहे हैं कि दलाइल के साथ, सबूतों के साथ ये सजायाफ्ता भी है, मुजरिम भी है, मुलजिम भी है, सब चीज है सारे। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझ रहा हूँ कि
इनका सबसे बड़ा सजा जो है ना पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन, मैं ये समझ रहा हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो पाकिस्तान की शोधा की यादगारों को जलाए। वो पाकिस्तान के लिए जिनने कुर्बानी दी है उनके सारे के सारे मुजस्मे और तस्वीरें राख कर दे। वो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली पार्टी है 77 साल में जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक बगावत की है। तो ये सारी चीजें तो मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर इनके लोग नहीं है तो जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आया, क्या वो इमरान खान साहब का भांजा एहसान न्याजी नहीं है जो आज भी जेल में बंद है? क्या इनकी यास्मीन राशिद साहिबा जिसने कहा कोर कमांडर उसकी तरफ चलो, वो वीडियो किसी ने चैलेंज किए कि वो जाली है? इससे पहले जितनी भी वीडियो ऑडियो मौजूद है एक भी चैलेंज नहीं हुआ। तो जब चैलेंज नहीं हुआ तो आइन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि ऐसी वीडियो जो जिस पे जालसाजी का नाम न हो वो कोर्ट में किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो एक्सेप्टेबल है। जी। और इसी वीडियो ऑडियो के बिना पे बर्तानिया में जलाओ गिराव में सजा हुई है। इसी वीडियो के बिना पे अमेरिका में जो उसके ट्रंप के लोगों को सजा हुई है। और या वो सजा भी फौजी तंजीबात नहीं थी, शोधा की यादगार नहीं थे, आम इनकी बिल्डिंग थी। तो आप मुझे बताओ जो आम बिल्डिंग पे सजा हो सकती है तो यहाँ जो ये कौमी मुजरिम है जो यादगारों को भी तक नहीं छोड़ा उनने, तो ये सजा से बच सकते हैं। इनका सिर्फ नारा एक ही है कि नारो दो, पीपल्स पार्टी ये चीजें नहीं दे सकती है, नून लीग नहीं दे सकती है। इनकी उम्मीदें आर्मी चीफ और DGSPR से, और मैं आपको कानून के तालिब इल्म के से बताऊं, न तो आर्मी चीफ के पास इख्तियार है न DGSPR के पास इख्तियार है कि वो शोधा के जो यादगारों को जलाए वो उनकी माफी दे, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ मुकदमा कहते हैं। इसकी माफी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है। डॉक्टर जरका क्या कहेंगे? 9 मई की जो वीडियोस हैं वो तो सामने है, अभी कादर साहब ने भी कहा, राणा साहब भी सुन रहे हैं, और जो वीडियो आप खुद अपलोड करते रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहे हैं उन्हें कैसे झुटलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। 9 मई की बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें के वो लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे थे अंदर आओ, उसमें वो नामालूम अफराद भी हैं जो ट्रकों से उतर रहे थे, वो लोग भी हैं जो, और वो वीडियो भी है कि लोगों के अंदर घुसने से पहले सारी तोड़ फोड़ हो चुकी हुई थी, आगे लग चुकी हुई थी। ये सारी वीडियोस हैं आपके पास? ऐसी सवाल ये है, बिल्कुल है, और हमारा सवाल ये है, जरा मुझे शेयर कर दें, मैं चला दूं फिर वो ऐसी वीडियो हैं तो। आप शायद पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे पिछले 10 महीने, बहरहाल आपसे शेयर कर देंगे अगर आपके पास नहीं है, सबके पास है वो वीडियोस। तो ये अभी तक ये वीडियोस प्रोड्यूस क्यों नहीं की गई कोर्ट में? यही तो सबसे बड़ा आप प्रोड्यूस करें ना मैडम, आपने अगर कोर्ट में जो है वो जाना है तो प्रोड्यूस करें, वीडियो किसने रोके हो आपको? देखें जी, मैं ना तो मैं अक्यूज हूँ ना मैं वहाँ पे मौजूद थी। तो आपकी पार्टी तो है ना मैडम? अच्छा आप बात तो कर जी प्लीज। इतनी इस तरह से आप जरा करेंगे तो आई विल नॉट। मैं तो आपके उस पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी, आप बोलें प्लीज। देखिए जब आप प्रोग्राम पे बुलाते हैं तो एक डिकोरम होता है, यू हैव टू अलाउ मी टू स्पीक। आप मेरे जवाब से अग्री नहीं करते तो फिर आप अपने आइडियाज दे दीजिए, लेकिन मुझे बात करने। जी प्लीज आप बोलें, आप बात करें। जो वीडियोस सबके पास मौजूद हैं, अभी तक केस की पब्लिक हियरिंग वो नहीं होती क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, वहां पे ना जाने की इजाजत होती है ना वहां पे जजेस आते हैं। पिछले हफ्ते 3 दिन पहले जुमे को मैं गई एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, पता चला कि 8 महीने से वहां पे जज नहीं है। वजह क्या है कि जो पिछला जज था वो बेल दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ के केस ही आपके पास कोई नहीं है, तो उन्होंने उस जज की ट्रांसफर कर दी। अब वहां पे कोई जज ही आने को तैयार नहीं है और वहां पेशियां पड़ती हैं हर हफ्ते, लेकिन जज नहीं होता, तो केस तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो ये जो मसाइल है इनकी तो आप निशानदेही करते नहीं है। इस मुल्क में हर चीज अंधी और सिर्फ अपनी अपनी जेब में मराआत, अपनी अपनी जेब में ओहदे लेके मुल्क को इसी तरह तो इस तबाही के दहाने पे लेके आए हम सब मिलजुल के। ठीक है, तो ये जब तक आपका आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की पासदारी नहीं होगी, सिविलियंस पे केसेस सिविल कोर्ट्स में चले, सबके सामने चले, जस्टिस होना चाहिए और नजर आना चाहिए। ठीक है राणा साहब, ये कौन सी कोर्ट है सर जिसमें कोई लोग नहीं जा सकते? मैडम फरमा रही हैं कि कोई एंटी टेररिस्ट कोर्ट है जिसमें कोई लोग जा नहीं सकते, और
वैसी कोर्ट है जिसमें कोई फैसला हो? ये तो इनका प्रोपोगेंडा है, और प्रोपोगेंडा इनका ये भी है कि महंगाई बढ़ रही है जबकि महंगाई तो कम हो रही है। हकायक ये कि महंगाई 17.5% के ऊपर आ चुकी है। देखें, ये इनको वो कोर्ट पसंद है जहां इनको कहें कि गुड टू सी यू। इनको वो कोर्ट पसंद है जहां एक फ़र्द वाहिद जो है वो सुओ मोटो लेते थे 184(3) के तहत, और बेंच भी अपनी मर्जी के बनते थे। वो कोर्ट इनके लिए काबिल कबूल हैं। जिन कोर्ट्स के अंदर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ इम्प्लीमेंट करके ट्रांसपेरेंसी लाई गई और फ़र्द वाहिद से पावर्स को डिवॉल्व किया गया, वो इनको पसंद नहीं है। देखें, बात ये है कि इन्होंने अभी जिक्र किया कि इतनी ऑडियोज़ हैं कि जिसमें लोग कह रहे थे कि आ जाओ इधर आओ, तोड़ फोड़ करो। वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ किसी ने देखी नहीं। वो अगर इनके पास हैं तो ये शेयर कर दें पब्लिक में, ताकि हमने तो वो वीडियो देखी जिसमें ये फौजी पतलून लहरा रहे थे। हमने तो वो वीडियो देखी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमने तो वो वीडियो देखी और वो ऑडियो सुनी कि GHQ जाएंगे। फिर पूरी कौम ने देखा कि 10 फौजी तनसीबात के ऊपर। तो अब इनकी अपना इनके हकायक हैं। वो हकायक कौम ने नहीं देखे ना, वो हकायक ये दिखा सकते हैं, लेकिन उन हकायक के ऊपर ये सियासत चमकाते हैं। ये इनका अलमिया है कि ये एक प्रोपोगेंडा बेस्ड पार्टी है जिसका मकसद ही ये है कि उन्होंने अवाम को गुमराह करना है और उनको जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर लेके जाना है। तो देखिए जी आप बोलें। तो मैं समझता हूं कि अब हमें हकायक के ऊपर मबनी बातें करनी चाहिए। अब वैसे भी प्रोपोगेंडा की अब जगह नहीं है इस मुल्क की सियासत के अंदर। ठीक कह रहे हैं। तो राणा साहब, एक और अभी सेनेट के इजलास में बात हुई और श्री रहमान साहब ने ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि PIE की निजकारी पे सवाल उठाया है कि PIE की निजकारी नहीं होनी चाहिए और इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो चलाएं तो इससे बेहतर होगा। तो निजकारी तो आपको लोग कर रहे हैं PIE की और बाकी तरह। देखिए, PIE की इनका पीपल्स पार्टी का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप इसको ले जाएं, और सिंध के अंदर PPP मोड में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ़ भी कर चुके हैं। जी। लेकिन हमने अभी जो है 51 से 100% शेयर जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो अगर वो शेयर 100% से कम हुए तो वो एक तरीके की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल ही इख्तियार कर लेगी, जिसमें अगर मिसाल के तौर पे जो बिड सेलेक्ट होती है वो 70% शेयर की हो जाती है, तो फिर 30% शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा और 70% वो पार्टी होगी। तो मेरे ख्याल से ये अब जो तीर है कमान से निकल चुका है। अब तो जो है वो लोगों ने 8 या 9 हैं जिन्होंने इंटरेस्ट अपना जमा करा दिया है, और अभी बिडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। अभी उन्होंने अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स ले लिए और वो सीरियसली बिडिंग की तरफ बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तीर कमान से निकल चुका है और हमें जो 825 अरब रुपए का नुकसान जिसका बोझ आम आदमी उठाता है, हमें अब इस मामलात को ख़त्म करना है। हुकूमत को कारोबार से निकलना है और बिल्कुल PPP मोड के ऊपर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट समझते हैं वहाँ ले जाने की ज़रूरत है, और हम सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। इस चीज़ के ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। राणा साहब बहुत शुक्रिया, अपने वक्त दिया। कादर मंदो खेल साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर ज़रका आपका शुक्रिया। हमने कोशिश की कि मौक़िफ़ आपके सामने रखें तहरीक इंसाफ का। जो रऊफ़ साहब पे हमला हुआ उसकी बात हुई, और फिर हमने जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ है, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखा। फैसला आपने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।